तो चैप्टर का क्या नाम है? पृथ्वी की गतियां, घूर्णन और परिक्रमण। चैप्टर का यही नाम है, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, घूर्णन एवं परिक्रमण। समझते हैं पहले, है ना, फिर लिखेंगे। तो पृथ्वी गति करती है कि नहीं? पृथ्वी गति करती है, पता है हमें। क्यों करती है ये भी पता है। पृथ्वी दो तरह की गति करती है, घूर्णन और परिक्रमण। ये देखिए, ये कौन सी गति है? घूर्णन। अपने अक्ष पर पृथ्वी अक्ष के चारों ओर जो घूम रही है, एक अक्ष है उसके चारों ओर, वो कैसा है? घूर्णन गति। और क्यों कर रही है घूर्णन गति? किसी दूसरे खगोलीय पिंड से टकराव टकराव हुआ होगा, है ना, उत्पत्ति के समय, है ना, या विकास के समय किसी खगोलीय पिंड से टकराई होगी। जैसे ऐसे स्थिर होगा और सूर्य के चारों तरफ घूम रहा होगा, इन ऐसे टकराया, कोई आके इससे ऐसे टकरा के चला गया, है ना। टकराने के कारण क्या हुआ? घूमने लगा पश्चिम से पूरब, इधर पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, इधर पश्चिम होता है ना, पश्चिम से पूरब ऐसे घूमने लगा। टकराव ऐसे हुआ होगा, है ना। और शुक्र और जो अरुण है उसका इधर से टकराव हुआ होगा, है ना। तो घूर्णन गति टकराने के कारण। परिक्रमण गति क्यों है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा क्यों कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण। लेकिन ये बोलना है कि देखिए, पूरा शुरुआत में जो नेबुला था, निहारिका था, जिससे बना है पूरा आकाशगंगा, वही स्पिन कर रहा था, वही स्पिन कर रहा था। ठीक है। स्पिन करने के कारण अंदर में कई सारे गुच्छे बने, गैस के गुच्छे बने, है ना। और वो भी स्पिन कर रहे होंगे। तो गैस के गुच्छे स्पिन करते हुए कैसे दिखाई देंगे? आकाशगंगा के केंद्र के। पूरा आकाशगंगा, ये जो गैस का बादल है, ये पूरा घूम रहा है। इसके अंदर कोई लोकल गुच्छा है गैस का, वो कैसा दिखाई देगा? इस पूरे गैस के बादल निहारिका या आकाशगंगा के केंद्र के चारों तरफ दिखेगा ना, घूमता हुआ, है ना। तो गुच्छा जो था वो भी घूम रहा था। उस गुच्छे के अंदर क्या उत्पन्न हुआ? क्या बना? क्रोड। क्योंकि ज्यादातर मैटर घूमने के कारण ज्यादातर मैटर केंद्र की तरफ चले गए। आप भी घूमे तो केंद्र की तरफ जाके ऐसे, है ना, जमा हो जाएंगे। तो केंद्र की तरफ जमा हो गए तो क्रोड बना। तो क्रोड भी घूम रहा था ऐसे। और उससे जो बाहर निकला, बाकी चीजें बाहर निकल गई। तो चूंकि घूमते हुए चीजों से ही वो बाहर निकला है, तो वो भी उसके चारों तरफ घूमने लगा, है ना। जो पहले से घूम रहा था उससे कुछ निकलेगा तो वो भी तो उसी के चारों तरफ घूमने लगेगा, जो उसका हिस्सा है। तो ग्रह उससे अलग हुए और उसी के चारों तरफ घूमने लगे। लेकिन कंटिन्यू घूमने के लिए एक हमेशा बल चाहिए अंदर की तरफ। परिक्रमा करने के लिए एक बल चाहिए, है ना, जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, अभिकेंद्रीय बल। वो अभिकेंद्रीय बल कंटिन्यूअसली मिलते रहना चाहिए। तो वो कहाँ से मिल रहा है? इसको सूर्य के चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिल रहा है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य जो ज्यादा बल से खींच रहा है उसके कारण, है ना। पृथ्वी को या किसी भी ग्रह को ज्यादा बल से खींच रहा होगा सूर्य। पृथ्वी भी उस पर लगा रही है सूर्य पे गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण एक म्यूचुअल फोर्स होता है, एक दूसरे पे लगाया जाता है। दोनों का मास है, तो हम इस दीवार पे लगा रहे हैं, दीवार भी हम पे लगा रहा है ना। लेकिन प्रभावी किसका होगा? जिसका साइज बहुत बड़ा है। तो सूर्य का साइज बहुत बड़ा है, तो सूर्य ज्यादा खींचेगा अंदर अपनी तरफ।
और सर्किल में घूमने के लिए आपको एक अंदर की तरफ बल चाहिए। तो पृथ्वी घूम रही है सर्कल में, तो इसको अंदर की तरफ एक बल चाहिए। तो सूर्य अंदर की तरफ खींच रहा है ना ज्यादा, पृथ्वी भी खींच रही होगी सूर्य को, लेकिन ये बल ज्यादा है, तो रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा हो जाएगा किधर, केंद्र की तरफ होगा ना। क्योंकि सूर्य जो पृथ्वी पे लगा रहा है गुरुत्वाकर्षण वो अधिक है, तो अंदर की तरफ बल ज्यादा होगा कि नहीं। पृथ्वी भी अपनी तरफ ऐसे खींच रही है, लेकिन ये कम है, ये है कम, ये है ज्यादा। तो रिजल्टेंट मतलब फाइनल किधर रहेगा, ज्यादा वाले की तरफ। फाइनल प्रभाव किधर दिखेगा, ज्यादा वाले की तरफ। तो ज्यादा वाले की तरफ प्रभाव हो रहा है, और यही केंद्र की तरफ एक फोर्स चाहिए जो इसको सर्कल में घुमाए रखे, इसी को अभिकेंद्रीय बल। तो इस केस में अगर आपसे पूछे इंटरव्यू में या कहीं कि पृथ्वी जो घूम रही है वहां पे अभिकेंद्रीय बल कौन प्रोवाइड कर रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है अभिकेंद्रीय बल। क्योंकि ये बल नहीं रहेगा तो पृथ्वी घूम ही नहीं पाएगी, है ना। तो क्या कर रही है पृथ्वी, घूर्णन भी कर रही है और परिक्रमण भी कर रही है। समझ में आ गया, और क्यों कर रही है ये भी समझ में आ गया। अब कैसे पाथ में कर रही है परिक्रमण, एलिप्टिकल, अंडाकार। तो अंडाकार पाथ में कर रही है, सर्कल वाले पाथ में नहीं कर रही है, उसका उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारणों में ये है कि पृथ्वी अकेले नहीं कर रही है, इसके साथ और भी 8 ग्रह और भी कर रहे हैं, तो उनका भी गुरुत्वाकर्षण का कंबाइन इफेक्ट लग रहा है पृथ्वी पे, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ थोड़ा प्रभाव सूर्य के साथ साथ इधर खींच रहा है, उधर उधर भी और भी बहुत सारे ग्रह हैं, पृथ्वी से पहले भी बहुत सारे ग्रह हैं, नहीं है, पृथ्वी से पहले बुध और शुक्र वो भी है ना। तो जब सूर्य लगा सकता है पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण, तो वो दोनों भी तो लगा सकते हैं मास के कारण, लेकिन हाँ छोटा मास है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव उस पर है। तो पहला तो एक कारण ये है कि सीधा सर्कल में नहीं घूमा, सिर्फ सूर्य और पृथ्वी रहता तो सर्कुलर पाथ होता। दूसरा एक और कारण है इसके अंडाकार होने का, कक्षा के अंडाकार होने का। पृथ्वी जब घूमना स्टार्ट कर रहा है तो मास बहुत ज्यादा है, मास ज्यादा होने के कारण जब यहाँ पे पहुंचा तो ये आगे जाना चाह रहा था, क्योंकि कोई भी वस्तु सीधी गति करना चाहता है, चाहता है कि नहीं। कौन चाहेगा इधर उधर टेढ़ा, जा रहे हैं जिधर उधर ही जाएंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, न्यूटन का पहला प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, कि आप जिस गति से जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। जिस अगर रुके हुए हैं तो रुके हुए रहना चाहते हैं, अगर गति कर रहे हैं और गति भी जिस स्पीड से कर रहे हैं और जिस दिशा में कर रहे हैं उसी में करेंगे। तो मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पे आया, इधर ऐसे जा रहा था, तो आगे जाना चाह रहा है कि नहीं, लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको गोल गोल घूमना पड़ रहा है। तो इस जड़त्व के कारण भी जो कक्षा है वो कैसा हो गया, गोल ना होके अंडाकार हो गया, है ना। क्योंकि मास बहुत है ना पृथ्वी का, जितना मास अधिक उतना जड़त्व अधिक। जड़त्व मतलब इनर्शिया, इनर्शिया मतलब अपने मोशन, जो मोशन कर रहा है या स्थिर है उसको बदलने बदलने के विरुद्ध काम करना, उसको जड़त्व कहते हैं। जैसे आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा ही रहना चाहूंगा अपने मास के कारण। अगर हल्का मास रहा तो हवा चल रहा तो उड़ जाता मैं, है ना। तो जितना अधिक मास होगा है कि नहीं, जितना अधिक मास उतना आप अपने चाल के चाल में जो बदलाव हो रहा है उसको उतना विरोध आप कर सकते हैं, है कि नहीं। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का प्रथम नियम। तो पृथ्वी भी जब ऐसे जा रहा होगा यहाँ से, तो सोच रहा होगा कि ऐसे ही चलते हैं, क्यों गोल घुमा रहा है, लेकिन उसको गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की तरफ एक अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, घूमना पड़ रहा है, जिसके कारण नहीं होता है जबरदस्ती खींच के एकदम, है ना, खींच के ले जा रहे हैं, घूमना है तुमको। तो बच्चा ऐसे भागता रहता है इधर की तरफ, उसको खींच के ऐसे ले जाता है ना। हाथ हाथ पकड़ के ऐसे खींच के ले जाते हैं, उसी तरह पृथ्वी का कान पकड़ के सूर्य घुमा रहा है, ठीक है, जिसके कारण इसकी कक्षा कैसी हो गई, अंडाकार।
हम्म। ठीक है, कहाँ थे? हाँ, कहाँ चले गए थे? मम्मी को बुलाने? अच्छा, घर बगल में ही है। अच्छा। ऐसा लेकिन नहीं। ठीक है, क्लास के बीच में नहीं आना है, भले ही बगल वाले कमरे में क्यों ना घर हो, है ना। क्लास मतलब क्लास। क्लास खत्म हुआ उसके बाद कुछ भी करना है ना। क्योंकि मेंटली हम लोग क्या होते हैं, देखिए, सिविल सर्विसेज में जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं ना, वो सिंपल तैयारी नहीं है। समझिए बार बार इस चीज को। और इसमें सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कभी मूड स्विंग कर रहा है, कभी किसी से बात कर लिए तो मूड ही चेंज हो गया, नहीं पढ़ रहे हैं, या कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है। तो जब पढ़ रहे हैं तो मोबाइल भी स्विच ऑफ और किसी से बात भी नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा मैसेज आ जाए, किसी से ऐसा बात, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, या पढ़ेंगे भी ना तो कॉन्सेप्ट जाएगा ही नहीं अंदर। हाँ, कहीं और रहेगा। तो ये सिविल सर्विसेज है, ये नॉर्मल पढ़ाई नहीं, ग्रेजुएशन का रट वट के चले गए। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट इधर उधर हुआ, वहां पे क्वेश्चन दो गलत करके आएंगे, फिल्म फेल हो जाएंगे। फिल्म से नहीं होगा तो मेंस क्या लिखेंगे फिर, है ना। तो इसीलिए जब पढ़ना है तो पढ़ाई एक साधना है, इसलिए मैं बोलता हूँ पढ़ाई जो है ना, खासकर सेल्स सर्विसेज में पढ़ाई सभी लोग नहीं कर पाएगा सही से। इसीलिए सब लोग सिलेक्ट भी नहीं हो पाते। तैयारी तो सब करता है, कोचिंग वोचिंग सब लगा लेता है, इन सिलेक्शन का रेशियो क्या है? जो बेस्ट होगा, ऊपर से जो बेस्ट, मतलब किस सेंस में, ब्रेन में बेस्ट नहीं, या पैसा में बेस्ट नहीं, देखने में बेस्ट नहीं, जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल ये मतलब इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। अभी मन कर रहा है घूमने का, कंट्रोल कर लिए, बैठ के पढ़ने लगे। किसी से बात करने का मन कर रहा है, उसको कंट्रोल कर लिए। इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। किस समय कौन सा इमोशन यूज करना है आपको, वैसा ऐसे यूज करना है कि आपके उस सफलता में वो हेल्प करे इमोशन, ना कि उसका बाधा पहुंचाए। जो इमोशन बाधा पहुंचा रही है उसको। तो इसीलिए इसको साधना कहते हैं। सिविल सर्विसेज में खासकर यूपीएससी या बीपीएससी भी, बीपीएससी में भी ऑफिसर बनना इतना आसान है नहीं, जितना आप लोग को समझ में आ रहा है। तो साधना है, साधना मतलब साधना। साधना का अर्थ क्या होता है पता है? साधना, योग, योग पता है? योग जो योग की जो योग का जो आविष्कार हुआ है वो भारत में किया है। और योग में 8 चरण होते हैं, है ना, यम नियम ऐसे करके। यम नियम, उसके बाद उसको क्या करते हैं, जो बैठते हैं, नहीं नहीं, आसन, योग नियम, है ना, आसन, आसन के बाद ध्यान, आसन के बाद धारणा, धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद साधना। तो उस लेवल तक आपको पहुंचना है, ध्यान वाले लेवल, मतलब ध्यान के ऊपर भी साधना है। मतलब इतना साधना में क्या होता है, ध्यान इतना हाई कॉन्सेंट्रेट, और सही बता रहे हैं, अगर आपका ध्यान रहेगा ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी सही कर लेंगे। ये पावर ऑफ माइंड पढ़िएगा, स्वामी विवेकानंद का, है ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना। अगर आपका ध्यान बहुत तीव्र है, ध्यान, ध्यान कुछ ऐसे साधक होते हैं, आपने देखा होगा, जिनको हम बाबा बोलते थे पहले, अब तो कोई भी बाबा बन रहा है, ये पहले जो साधना करता था ना वही बाबा हुआ करता था। तो वो बैठ गया साधना में, तो घंटों बैठा हुआ है, और उनसे कुछ भी जाके पूछेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी दुनिया का, उनके पास हर ज्ञान है। कहाँ से? किताब थोड़ी पढ़ रहे बैठ के, क्योंकि सारी चीजें अंदर है, सारे ज्ञान अंदर है ना। तो जब हम कंसंट्रेट करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, तो सारा रिकॉल होने लगता है। सब कॉन्शियस माइंड में सब कुछ है ना, बस हम रिकॉल नहीं कर पा रहे। बचपन से इतनी चीजें आप देखते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, किसी से कुछ सुन रहे हैं, ये सारा ज्ञान आपके अंदर स्टोर हो चुका है। और कुछ भी यूपीएससी और वीपीएससी सिलेबस में कुछ भी उससे बाहर नहीं है। लेकिन दिक्कत यही है, फिर से पढ़ना पड़ रहा है। ये सारी चीज पढ़ चुके होंगे 10th तक, हाँ, कुछ नया कंसेप्ट होगा, इन बहुत सारी चीजें पढ़ चुके होंगे। और जो नया है ना वो भी आप सोच सकते थे, लेकिन बस वही है, ध्यान।
कभी कभी मैं मेडिटेशन करता हूँ हर दिन, तो मैंने ये महसूस किया ना कि जो चीज मुझे नहीं भी आती है कभी, जब मैं सोचता हूँ तो वो पता चल जाता है। जो मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मतलब मेरे अनुसार नहीं पढ़ा उसको कभी किताबों में, या किताबों में लिखा ही नहीं था वो, लेकिन मैं उसको सोच पा रहा हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके आप देखिएगा, आप में अंदर बदलाव आएगा। आपको लगेगा कि ये मैं सोच पा रहा हूँ कंसेप्ट को, और उसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और क्या होगा, तो जिसका जितना कंसंट्रेशन होगा उसके उतने क्वेश्चंस कम गलत होंगे, और वो सिलेक्ट हो जाएगा। मेंस में भी कुछ लिखना है, कुछ नया क्वेश्चन आ गया, वहां पे वहीं पे तुरंत सोचना है और तुरंत लिखना है। तो जिसका कंसंट्रेशन हाई होगा, जो प्रैक्टिस किया है, और ये प्रैक्टिस से होता है, ये नहीं कि एक दिन बैठ गए पूरा दिन भर और अगले दिन से फिर, डेली बेसिस पे कंसंट्रेशन का प्रैक्टिस करना है। और आपके लिए सबसे अच्छा प्रैक्टिस का क्या है, जब स्टडी करने बैठे अपने स्टडी टेबल पे, तो कुछ नहीं सोचना है, जो सामने है ना सिर्फ उसके बारे में। और ये फायदा आपको एग्जाम में दिखेगा, क्योंकि जिसका कंसंट्रेशन लो है वो एग्जाम में बैठता है तो वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना। और इतने बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं खासकर सीसेट में, है ना, वो कंसंट्रेट करके पढ़ ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पा रहा है, क्वेश्चन गलत करके आ रहा है। और जिसका कंसंट्रेशन आई है, पूरा पूरा कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करके वो पास हो गया। तो सब कंसंट्रेशन का खेल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक बार पढ़िए चीजों को और उसको लंबे समय तक याद रखिए कंसंट्रेशन से। तो यहाँ पे समझ गए दो तरह की गति हो रही है, और दोनों गति क्यों हो रही है ये भी समझ में आ गया, है ना। दोनों गति क्यों हो रही है, जो हमारा ऑर्बिट है, कक्षा है, वो इलिप्टिकल क्यों है, अंडाकार शेप में क्यों है, वो भी समझ में आ गया, है ना। इनर्शिया के कारण, इनर्शिया मतलब जड़त्व के कारण, मेन जड़त्व है, और भी कारण है। तो नेक्स्ट देखिए, अब पृथ्वी कैसे घूर्णन कर रही है, पश्चिम से पूरब, और जिस अक्ष पे कर रही है वो कैसा है, झुका हुआ है ना। ये अक्ष जो है ना 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। अब ऐसे ही झुके अक्ष के साथ ये ऐसे घूर्णन कर रही है ना। ऐसे ही झुके मतलब जो रिवोल्यूशन हो रहा है, परिक्रमा हो रहा है, उसमें हमेशा झुका हुआ है, अच्छा झुका हुआ है, घूर्णन जो कर रहा है झुका हुआ है, और साथ ही साथ रिवोल्यूशन कर रहा है। इसके कारण बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी, जैसे मौसम का परिवर्तन। मौसम जो बदलता है वो इसी के कारण, झुके हुए अक्ष के कारण और परिक्रमा करने के कारण, दोनों कारण है। इसमें भी क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी कि, है ना, ऋतुओं का परिवर्तन क्यों होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होने के पीछे क्या कारण है, तो दो कारण है, एक अक्ष का झुका होना और दूसरा परिक्रमा करना। दूसरा है, ये जो घूर्णन करती है उससे कौन सी घटना होती है, दिन और रात, सिंपल है ना। जैसे यहाँ पे ऐसे घूर्णन कर रहा है, तो जो पार्ट सूर्य के सामने रहेगा वहां दिन होगा, और जो पार्ट सूर्य से दूर हो गया वो रात हो गया। तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात क्यों होती है, कैसे पता चला कि 12 घंटे ही होना है। मतलब जनरल केस में, नॉर्मल केस में ऐसे ये चेंज होता रहता है। गर्मियों में 12 घंटे से अधिक की दिन होगी, रात छोटी हो जाएगी। सर्दियों में उल्टा होगा, है ना, रात बड़ी हो जाएगी 12 घंटे से और दिन छोटा हो जाएगा। दिन का अर्थ क्या है, दिन का अर्थ क्या है, दिन का अर्थ है जब तक सूर्य की रोशनी पृथ्वी के उस भाग पर पड़े। जब उस भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ना बंद हो जाएगा तो उसको रात कह देंगे, अंधेरा हो जाएगा। लेकिन जब तक सूर्य की रोशनी पड़ रही है उस पार्ट पर, किसी भी हिस्से पे, तो बोलेंगे वहां पे दिन है। और दूसरे भाग पे जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है वहां पे रात है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, 12 घंटे का क्यों, 12 घंटे ही क्यों, क्योंकि एक पूरा घूर्णन करने में 24 घंटा, पूरा गोला एक पूरा घूम जाए उसमें 12 घंटे, 24 घंटा। तो आधा गोला को घूमने में, ये आधा गोला जहां पे दिन था, सूर्य की रोशनी थी, ये आधा गोला को घूमने में कितना लगेगा, 12 घंटा लगेगा, सिंपल है। तो इसीलिए नॉर्मली 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है ना। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ दो ऐसा दिन है पूरे वर्ष में, पूरे वर्ष में सिर्फ दो ही दिन ऐसा है
जिस दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी, सिर्फ दो डेट, और वो डेट है 22 मार्च, 23 मार्च और सितंबर है, 23 सितंबर। 22 23 मार्च है, वही तो मैं बोल रहा था, 22 मार्च और 23 सितंबर, ऐसा सिर्फ दो डेट है जिस दिन दिन और रात बराबर होता है थ्योरी के हिसाब से। लेकिन प्रैक्टिकली में उस दिन भी नहीं होता है, उस दिन होना चाहिए दोनों बराबर, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो वो भी नहीं होता है। तो क्या कारण है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, मतलब अभी लिखना नहीं है, लिखवाएंगे सारी चीजें। तो पहला अगर गति देखें तो पहला कैसा गति है, घूर्णन गति। और इस घूर्णन गति से क्या होता है, दिन और रात क्यों होता है, समझ में आ गया। और अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो 12 घंटे का दिन होना चाहिए था, क्योंकि आधा पार्ट में जब तक सूर्य होगा तब तक दिन होगा, और 12 घंटे की रात होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है सभी जगह। सभी पूरे वर्ष में सिर्फ दो ही दिन ऐसा है जिस दिन ये होता है। कौन कौन है, 22 मार्च को और 23 सितंबर को, सिर्फ दो दिन ऐसा है जिस दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। बाकी किसी दिन हो ही नहीं सकता है ना, बाकी किसी दिन हो ही नहीं सकता है। अगर होगा भी तो इस दिन होगा, 22 मार्च और 23 सितंबर को। क्यों होगा वो बताएंगे सबसे पहले, लेकिन ये भी याद रखना है कि इस दिन भी नहीं हो पाता है, होना चाहिए था इस दिन, लेकिन इस दिन भी बराबर नहीं हो पाता है दिन रात। उसके पीछे कारण है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन प्रोसेस, है ना, बताएंगे उसको। लेकिन पहले इसको डिस्कस कर ले, क्यों होता है 22 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी का अक्ष कैसा है, अक्ष नहीं, पृथ्वी का अक्ष, अक्ष यार, झुका हुआ है। कितने डिग्री से, 23.5 डिग्री से झुका हुआ है। यानी ये ऐसे जो झुका, ये ऐसे सीधा होना चाहिए था, तो कितने से झुक गया, 23.5 से, उस लंबवत से 23.5। और जिस सतह पे ये परिक्रमा कर रहा है वहां से अगर एंगल लें तो वो कितना होगा, 66.5, है ना। तो कक्षा का अगर सतह लें, वहां से 66.5 डिग्री झुका है, और लंबवत से लें तो 23.5 डिग्री झुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए होता क्या है, जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं, सूर्य अपने, सूर्य भी अपने अक्ष पे घूम रहा होगा, और साथ ही साथ आकाश गंगा का परिक्रमा कर रहा है, और उसको सारे ग्रह फॉलो कर रहे हैं, दिखाया था मैंने। इसके कारण स्पाइरल, है ना, सर्पिल आकार का दिखता है वो। लेकिन अगर हम पृथ्वी से सूर्य को देखें तो सूर्य कैसा दिखता है, कैसा मोशन करते हुए, पृथ्वी से सूर्य को अगर देखते हैं तो सूर्य देखिए कैसा मोशन करते हुए दिखाई देता है। ये पृथ्वी है, बस यहाँ पे ये चीज सबको पता होगा, ये विषुवत रेखा है। ये डिस्कस करेंगे हम लोग, अचान देशांतर पढ़ेंगे तो। लेकिन फिलहाल के लिए ये बीच वाली जो लाइन है, देखिए यहाँ पे रेड कलर की लाइन दिख रही है चारों तरफ से, ये विषुवत रेखा है। ये 23.5 डिग्री पे हम्म, कर्क रेखा होती है। ये लाइन ऊपर में यहाँ पे जो भारत के बीच से पास होता है, देखिए भारत है, इसके बीच से पास होता है कर्क रेखा, ये वाला लाइन। ठीक है, ये कर्क रेखा है ऊपर में, और नीचे में 23.5 डिग्री पे मकर रेखा है। ये बस इतना ही जान, इतना समझना है पहले, है ना। ये विषुवत रेखा बीच से, इक्वेटर, उसके बाद ऊपर में जो भारत के बीचों बीच से पास होता है कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, और नीचे में भी 23.5 डिग्री पे एक रेखा है, मकर रेखा।
ये 3 रेखा ध्यान रखना है। अब देखिए, जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखेंगे, हम पृथ्वी पे कहीं पर हैं, अभी हम लोग भारत में है ना, भारत में पटना में इधर, है ना। यहाँ से सूर्य को देखेंगे तो सूर्य कैसा दिखाई देता है, पूरे वर्ष उसको देखते रहेंगे तो सूर्य कैसा दिखाई देता है। सूर्य का जो मोशन होता है, मूवमेंट होता है, वो विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ, और यहां जाके इससे आगे नहीं जाएगा, और फिर लौट कर फिर आता है विषुवत रेखा पे, और फिर नीचे जाता है। यानी पूरे वर्ष सूर्य कैसा दिखेगा, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में घूमता हुआ। समझ गए? नहीं, जैसे कार से ट्रेवल करते हैं तो कार तो घूमता हुआ नहीं दिखाई देता है आपको। कार से बाहर जब देखते हैं तो कोई भी वस्तु दिखती दिखती है घूमती हुई। उसी तरह पृथ्वी पर जब है तो पृथ्वी तो घूमता हुआ नहीं दिखाई देगा। रिवोल्यूशन कौन कर रहा है, परिक्रमा? पृथ्वी, सूर्य थोड़ी कर रहा है ना। सूर्य तो अपने अक्ष पे घूम रहा होगा या किसी और का चक्कर लगा रहा होगा, वो अलग बात है, उसका अपना मैटर है, इसका चक्कर लगा रहा है। लेकिन पृथ्वी किसकी चक्कर लगा रही है? सूर्य की। लेकिन जब पृथ्वी पर हम खड़े होंगे तो दिखेगा कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य की, सूर्य का दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? यहाँ से सूर्य को देखेंगे पूरे वर्ष, एक साल में, तो दिखेगा सूर्य ऐसे ऐसे हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। जैसे कार में बैठ के पेड़ को देखेंगे, जो स्थिर है बेचारा, देखिएगा कभी पीछे जा रहा है। जब आप आगे जा रहे हैं तो पेड़ दिखेगा पीछे जा रहा है, जब आप पीछे जाएंगे तो कार दिखेगा आगे जा रहा है। होता है ना ऐसा? इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। तो घूम रहा है पृथ्वी, घूम रहा है पृथ्वी, दो गति कर रहा है, घूर्णन और परिक्रमण। तो मेनली यहाँ पे परिक्रमण का इंपॉर्टेंस है, घूर्णन का भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन मेन परिक्रमण। घूर्णन से सिर्फ एक ही घटना होती है, दिन और रात। अब ये दिन और रात अलग अलग क्यों हो रहा है, अलग अलग मतलब सीजन में, और सीजन क्यों बदल रहा है, ये बताता है परिक्रमण गति। तो परिक्रमण, पृथ्वी परिक्रमण कर रही है टिल्टेड एक्सिस के साथ, झुके हुए अक्ष के साथ। इसके कारण क्या होता है, जब पृथ्वी से आप सूर्य को देखेंगे, मोशन कर रहा है पृथ्वी, परिक्रमण, सूर्य को देखेंगे तो सूर्य घूमता हुआ दिखाई देगा। वही रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट है। कार से जा रहे हैं तो पेड़ जो है बाहर स्थिर है, लेकिन पेड़ दिखेगा आगे पीछे होते हुए, दिखता है ना। तो जब जब आप पृथ्वी से सूर्य को देखेंगे तो सूर्य क्या दिखेगा, गति करते हुए पूरे वर्ष। तो इक्वेटर से ऊपर कर्क रेखा की तरफ, फिर कर्क रेखा, मैक्सिमम कर्क रेखा तक ही जाता है वो सूर्य, मतलब जाता हुआ दिखाई देता है, प्रतीत होता है। हाँ, क्योंकि ऐसा शेप है, झुका हुआ एक्सिस है अर्थ का, कि वहां से अगर हम देखेंगे तो सूर्य मैक्सिमम कर्क रेखा तक ही जाता हुआ दिखाई देगा, है ना, उसके ऊपर दिखेगा ही नहीं सूर्य। तो सूर्य जो है वो कर्क रेखा तक ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, फिर नीचे आता हुआ दिखाई देगा, फिर उसके नीचे जाएगा मकर रेखा तक, फिर मकर रेखा से ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। तो अलग अलग डेट पे सूर्य अलग अलग जगह पे होता है पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी की अपेक्षा। 22 मार्च को सूर्य कहाँ पे होता है, सूर्य की किरणें कहाँ पे लंबवत होती है? विषुवत रेखा। एक और वीडियो आपको दिखाएंगे, उससे वीडियो से क्लियर होगा, लेकिन पहले इसको समझिए, मतलब फोटो से। अब ये सूर्य की रेखा कहाँ पे लंबवत है, यानी सूर्य किसके सामने दिख रहा है, विषुवत रेखा के सामने, यानी यहाँ पे चमकता हुआ दिखाई देगा सूर्य, यहाँ पे डायरेक्ट विषुवत रेखा के सामने, है ना। मोशन ऐसे ऐसे कर रहा है, तो अभी कहाँ पे है, 22 मार्च को विषुवत रेखा के सामने। और 22 मार्च के बाद ऊपर जाना स्टार्ट करता है, यानी ऊपर मतलब आसमान में नहीं, आसमान में तो है ही वो, ऊपर का मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे है 22 मार्च को, उसके बाद ऐसे दिखेगा इधर जाते हुए, हाँ, कर्क रेखा की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। और जैसे ही ये कर्क रेखा की तरफ जाता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। सूर्य जिधर रहेगा उधर गर्मी पैदा करेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। और देखिए भारत कहाँ पे है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है।
तो सूर्य जैसे ही ऐसे 22 मार्च के बाद विषुवत रेखा पे लंबवत था, जैसे ही इधर भारत की तरफ मतलब उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही मूव करना स्टार्ट करता है, हम लोग ग्रीष्म ऋतु एक्सपीरियंस करते हैं कि नहीं करते? ग्रीष्म ऋतु आने लगता है, महसूस करते हैं हम लोग ग्रीष्म ऋतु। क्यों? क्योंकि सूर्य सामने आ गया, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने लगी। जब किरणें लंबवत पड़ती हैं तो कम एरिया को कवर करती हैं। लंबवत किरणें पड़ेंगी, देख रहे हैं, कोई ऐसा कोई लेजर है, कोई वो है, एकदम आप पे फोकस किया जाए तो जला भी सकता है वो, है ना, प्रकाश, है ना, क्योंकि जब वो लंबवत पड़ता है, कम एरिया में कवर होता है, तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो जहां पे सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, है ना, वहां पे गर्म कर देगा, वो गर्मी ला देगा। तो जैसे जैसे सूर्य जा रहा है, हम लोग भारत में है तो एक्सपीरियंस भारत की तरह से करेंगे, तो हम लोग क्या एक्सपीरियंस करने लगते हैं? ग्रीष्म ऋतु। 22 मार्च के ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, उसके बाद घूमते 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 21 जून को ये पहुंचता है कहाँ पे? कर्क रेखा के सामने। 21 जून को कर्क रेखा भारत के बीचों बीच है, कर्क रेखा, वहां पे इसकी किरणें लंबवत होती हैं। समझ गए? और फिर 21 जून के बाद, बोले ना इसके ऊपर नहीं जाता है, ऐसा एक्सिस के झुकने के कारण और घूर्णन करने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि इसके ऊपर सूर्य नहीं जा रहा है। फिर अगर देखेंगे, सूर्य को ऑब्जर्व करेंगे पृथ्वी से, तो लगेगा वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो 21 जून के बाद नीचे आना स्टार्ट होता है। तो मैक्सिमम जो गर्मी पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 21 जून, जून में, है ना, जून की दोपहर ऐसे मानते हैं। कर्क रेखा पे है सूर्य, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच पास होता है, झारखंड वाल हम लोग के बगल में ही है झारखंड, है ना, वहां से पास करती है कर्क रेखा, वहां पे सूर्य है। तो हम लोग बिहार में रह रहे हैं, तो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं बहुत गर्मी जून में। और जून के बाद फिर नीचे की तरफ यानी गर्मी ढलान पे आने लगती है। कौन? पृथ्वी की तो बात कर रहे हैं, पृथ्वी है ना ये। वो तो लिखवाए है ना, 4 जुलाई को लिखवाए हैं, क्या था? 4 जुलाई को क्या लिखवाए थे? सौर उपसौर। उपसौर मतलब नजदीक की दूर। सही है, कंफ्यूज। हाँ, उपसौर मतलब नजदीक, यानी 4 जुलाई को सबसे नजदीक रहता है, यानी जून में भी लगभग नजदीक ही रहेगा। 3 जनवरी लिखवाया, 4 जुलाई को क्या लिखवाया? दूर है ना, तो ठीक है, दूर है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, पड़ेगा, है ना, लेकिन मेन यहाँ पे जो फर्क पड़ रहा है गर्मी, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, ये सूर्य के मूवमेंट से पड़ रहा है। ठीक है, वो 4 जनवरी को दूर रहता है, सबसे नजदीक रहता है, और 4 जुलाई को दूर रहता है। तो अच्छी बात है, दूर है। अगर नजदीक रहता तो और दिक्कत हो जाता, फिर तो जल ही जाते। ठीक है, ये दूर है, ये कोइंसिडेंस है कि उस समय वो 4 जुलाई के समय दूर है। लेकिन वहां उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है इसके रिलेटिव मोशन के कारण, सापेक्षिक गति के कारण, सूर्य की जो सापेक्षिक गति है ना, उसके कारण ये फर्क पड़ रहा है। तो ये 22 मार्च के बाद ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, 21 जून को इसकी किरणें कहाँ पे लंबवत हुई। अभी एक और फिगर दिखाएंगे ना, उससे और क्लियर है, लेकिन ये जरूरी है ये समझना, कर्क रेखा पे। उसके बाद सूर्य नीचे आता हुआ दिखाई देता है, प्रतीत होता है पृथ्वी से देखने पे, और नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है तो भारत, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच यहाँ पे, है ना, भारत के बीचों बीच हो रही है। तो हम भारत में क्या महसूस करेंगे कि गर्मी थोड़ा कम होना स्टार्ट हुआ। तो जून के बाद गर्मी कम होना स्टार्ट होता है, 21 जून के बाद। हाँ, वो अलग बात है कि उमस बढ़ता है ना। हाँ, ह्यूमिडिटी मतलब वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने लगती है, उसके कारण हमें बहुत बेचैनी फील होता है। क्यों? क्योंकि जलवाष्प में गुप्त उष्मा होती है ना, जलवाष्प में गुप्त उष्मा होती है। उस गुप्त, जब जब हवा हमारे शरीर से टकराता है, तो उस हवा में जलवाष्प होता है, जलवाष्प होने के कारण उसका गुप्त उष्मा है। जब वो टकराता है, जैसे भाप को महसूस करेंगे ना, तो गर्म लगेगा, तो गर्मी हमें महसूस, तो वो अलग चीज है, वो टेम्परेचर के कारण नहीं, हवा में जो जलवाष्प है उसके कारण। तो जुलाई अगस्त में जो आप गर्मी फील करते हैं, जुलाई अगस्त या सितंबर में तक भी गर्मी फील करते हैं, बेचैनी गर्मी, ये जलवाष्प के कारण। लेकिन सूर्य के
तो सूर्य के कारण जो ग्रीष्म ऋतु हो रहा है वो मैक्सिमम 21 जून तक ही है। उसके बाद सूर्य नीचे लौट रहा है। तो जैसे जैसे नीचे लौटेगा गर्मी, टेम्परेचर देखिएगा कम होगा। टेम्परेचर कम होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी के कारण, उस उमस के कारण आपको वो गर्मी फील होती है। तो जैसे जैसे नीचे लौटेगा, अब यहाँ पे फिर से कब पहुंचेगा इक्वेटर पे, फिर से कब पहुंच रहा है? अरे 22 मार्च के तो चला ही था, 21 जून से यहाँ है। 21 जून के बाद 23 सितंबर को फिर से यहाँ पे होगा। 22 मार्च को चला, 21 जून को वहां पे पहुंचा, फिर लौटेगा तो फिर 22 मार्च कैसे होगा? तो जून के बाद ही होगा ना, जो भी समय होगा। तो 23 सितंबर को फिर से कहाँ पे पहुंचा? इक्वेटर पे, है ना, विषुवत रेखा पे फिर से लंबवत हुआ। और उसके बाद फिर से नीचे जाना स्टार्ट किया। तो जैसे नीचे जाएगा, 23 सितंबर के बाद सूर्य का मूवमेंट नीचे की तरफ है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में है। तो अब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी, और हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि हम भारत में है तो भारत के हिसाब से फील करेंगे। तो भारत का है उत्तरी गोलार्ध में, तो सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में जा रहा है तो उत्तरी गोलार्ध से दूर हो गया सूर्य, उसकी किरणें तिरछी हो गई। और जितनी किरणें तिरछी होती जाएंगी, उतना उसका हीटिंग इफेक्ट कम होता जाएगा। लाइट तो होगा ही, ऐसा तो नहीं सर्दियों में लाइट नहीं रहता है, लाइट तो रहेगा, लेकिन हीटिंग इफेक्ट कम होता जाएगा जितनी तिरछी होती जाएगी। और जितना सीधा पड़ेंगे उतना तीव्र होगा। तो बोलते हैं ना कि 12 बजे दोपहर को सूर्य एकदम जस्ट सर के ऊपर रहता है, तो इसीलिए इतनी गर्मी पड़ती है। दोपहर का समय इसलिए गर्म होता है ना, जितनी सीधी पड़ेंगी किरणें। और सुबह या शाम किधर रहता है? होराइजन के पास रहता है, होराइजन, क्षितिज के पास रहता है। तो वो सीधा नहीं पड़ता, वो है ना, वो सीधा किरण नहीं पड़ता, तिरछा किरण पड़ रहा है, इसलिए सुबह शाम हमें वो हीट फील नहीं होता है। तो यहाँ भी वही है, जैसे जैसे सूर्य नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, 23 सितंबर के बाद दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? ठंड मौसम। भारत उत्तरी गोलार्ध में तो हम क्या फील करते हैं सितंबर के बाद? अक्टूबर से थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस करने लगते हैं, नहीं? और ये सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पे चमकेगा, मकर रेखा के सामने लंबवत होगी इसकी किरणें, 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को मैक्सिमम गर्मी होगी कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में तो किरणें यहाँ यहाँ अगर सूर्य है तो किरणें यहाँ पहुंचने में बहुत तिरछी, तो मैक्सिमम ठंड दिसंबर में महसूस करते हैं कि नहीं हम लोग? ये कारण, ठीक है, अलग अलग डेट पे। समझ गए? समझे कुछ? चलिए एक और फिगर देखते हैं। टाइम नहीं है। अच्छा ये समझ नहीं, फिगर देखना जरूरी है। देखिए, जब सूर्य 22 मार्च और 23 सितंबर को जब विषुवत रेखा के सामने होगा, उसकी किरणें लंबवत होंगी, उस समय दिन और रात बराबर होता है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, वो कोई और कारण है, लेकिन थ्योरेटिकली होना चाहिए। इसको अगले फिगर से हमको समझना होगा क्यों ऐसा होता है ना। और 21 जून को सूर्य कहाँ पे लंबवत है? कर्क रेखा पे। तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। हाँ, ऐसे हम लोग पता है ना, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में दिन लंबा, रातें छोटी होती। तो जैसे जैसे सूर्य जा रहा है ऊपर, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो रहा है, वैसे वैसे दिन और रात की लंबाई बदलती जाएगी। दिन बड़ा होता जाएगा और रात छोटा हो जाएगी। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि उसके बाद सूर्य नीचे लौटने लगता है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कम होने लगती है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर, जब सूर्य मकर रेखा पे लंबवत होगा, उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगी। उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, और सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। लेकिन अधिकतर देश किधर है? उत्तरी गोलार्ध में। तो अपने हिसाब से सेट कर लिए, है ना। उनका कहना है कि पूरे साल में सबसे बड़ा दिन कब आता है? 21 जून को। और 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाते हैं ना। तो
सारी कंट्री, सारी डिस्कवरी कहाँ हो रही है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अपने हिसाब से वो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु सेट कर देते हैं। बोलेंगे ग्रीष्म ऋतु है, तो आपके लिए ग्रीष्म है ना। दक्षिणी गोलार्ध वालों के लिए, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए तो शीत ऋतु है वो। जब आपके यहाँ शीत ऋतु होगा तो ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए तो क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगा। लेकिन ज्यादातर डिस्कवरी देखिए, ज्यादातर कंट्री आपको उत्तरी गोलार्ध में दिखेंगे। बड़े बड़े कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, जहाँ पे रिसर्च हुआ है, जहाँ पे वैज्ञानिक चीजें हुई हैं, जहाँ ज्योग्राफी की खोज हुई है, इसीलिए ज्यादातर अपने हिसाब से बता देते हैं। समझ रहे हैं ना? इसको समर सोलिस्टिस कहते हैं। तो आपके लिए समर था ना ये, समर सोलिस्टिस कहा जाता है। इनके लिए तो विंटर है। दक्षिणी गोलार्ध में जो कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे, उनके लिए 21 जून क्या है? विंटर है। तो उनको विंटर नाम रखना चाहिए था। लेकिन ज्यादातर जो डिस्कवरीज हुई हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वो अपने हिसाब से उसका नाम रख दिए हैं। इसको कहते हैं समर सोलिस्टिस, इसको कहते हैं विंटर सोलिस्टिस। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज किधर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए ऐसा हुआ है। बड़ा दिन 25 कौन? वो उसका अलग कारण है, वहां से दिन बड़ा होना स्टार्ट होता है इसलिए। 22 दिसंबर के बाद दिन बड़ा होना स्टार्ट होगा कि नहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? वहां तो सबसे छोटा दिन है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को क्या होता है? गर्मी पड़ती है। सॉरी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड पड़ता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से, क्योंकि सूर्य कहाँ पे है 22 दिसंबर को? मकर रेखा पे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या पड़ेगा उस समय? ठंडी। और ठंडी में रातें छोटी होती हैं। तो 22 दिसंबर तक तो छोटा था, 22 दिसंबर तो सबसे छोटा दिन था। लेकिन उसके बाद बढ़ना स्टार्ट होता है, और उसको बड़ा दिन और करके सेलिब्रेट करते हैं। बड़ा दिन मतलब दिन बड़ा होने वाला है ना। तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, वो अलग चीज है। ठीक है। लेकिन वही अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए देखें, ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर देखें, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के लिए जो नीचे हैं, उनके लिए 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन है ना। और उसके बाद दिन छोटा होने वाला है। तो 25 दिसंबर को दिन छोटा हो गया उनके लिए, ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए। लेकिन इंग्लैंड अमेरिका वालों के लिए दिन बड़ा हो रहा है। बड़ा होना स्टार्ट हुआ 22 दिसंबर को, सबसे छोटा था। क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में क्या चल रही थी? शीत ऋतु। तो इसको, ये वाला फिगर ना, इसको विजुलाइज कीजिए, इसको दिमाग में रखिए। मैं फिर से कल इसको डिस्कस करूंगा। मैं बोला ना ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। और जो दूसरा फिगर, तो वो तो और कॉन्सेप्चुअल। ये तो सिर्फ पोजीशन दिखाया मैंने, इसमें कुछ किया ही नहीं। ये पोजीशन दिखा रहा हूँ कि अर्थ से देखेंगे तो सूर्य ऐसा दिखता है, पूरे साल ऐसे गति करता हुआ दिखता है ना। पूरे साल ऑब्जर्व करेंगे सूर्य को तो ऐसा दिखेगा। कभी कर्क रेखा के सामने दिखेगा, है ना, लंबवत। कभी विषुवत रेखा के सामने, कभी मकर रेखा के सामने, अलग अलग डेट पे। और उसी के कारण सीजन चेंज हो रहा है। अब ये सीजन क्यों चेंज हो रहा है, दिन और रात के बीच के अंतर क्यों है, ये सारी चीजें हम दूसरे वाले फिगर से समझेंगे। है टाइम अभी दूसरा वाला फिगर करने का? हाँ, टाइम है। 5 मिनट है तो हो जाएगा। अगर 5 मिनट है तो, क्योंकि वो फिगर थोड़ा सा रहेगा ना तो ठीक रहेगा ना। कहाँ दिख रहा है टाइम? अच्छा, कीबोर्ड। अभी बहुत टाइम है, वो फिगर हो जाएगा, देखिए। ये फिगर ठीक है। नहीं क्या था ये?
और ये फिगर नहीं, यूट्यूब। वीडियो नहीं, पहले फिगर। वीडियो से नहीं समझ में आएगा। वीडियो ये ड्रॉ किया हुआ है, ये ऐसा वीडियो थोड़ी मिलेगा आपको। 3D वाला मैं खोज रहा हूँ थोड़ा सा फिगर। ये इस पे थोड़ा सा ड्रॉ करके हो जाएगा। क्या दिखाना है, क्या बोल रहे हैं? सर्किट। देखिए। हम्म। ओ। देखिए, ऐसे ही घूम रहा है ना अर्थ। एक्सिस टिल्टेड है ऐसे। टिल्टेड एक्सिस रोटेट भी कर रहा है, मतलब घूर्णन भी कर रहा है और परिक्रमण भी कर रहा है। ऐसे ही ना, देखिए। एक्सिस ऐसे ही है, मिलाइए। एक्सिस ऐसे ही है। अब देखिए हो क्या रहा है। मैंने बताया था, अगर 22 मार्च का डेट लेते हैं पहले, तो घूम रहा है, परिक्रमा कौन कर रहा है? अर्थ। और कैसे कर रहा है परिक्रमा? टिल्टेड। इसका जो अक्ष है वो तिरछा होकर कर रहा है, जिसके कारण ऐसा लगता है अर्थ से देखने में सन का पोजीशन इस तरह से चेंज हो रहा है। अब देखिए, 22 मार्च को सन कहाँ है? 22 मार्च को सूर्य कहाँ दिखाए थे उस फिगर में? विषुवत रेखा के सामने। तो ऐसे घूमते हुए ऐसा आता है कि ये जो सूर्य है, ये सूर्य का जो किरणें है सीधी कहाँ पे पड़ रही है? विषुवत रेखा पे। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही है? विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा बीच में, ये देखिए ना बीच में। और ये मान लीजिए कर्क रेखा है और ये नीचे मकर रेखा है। तो सूर्य की किरणें कहाँ पे लंबवत है? विषुवत रेखा पे। तो अब समझे क्यों ऐसा पोजीशन दिखता है। ये पृथ्वी के परिक्रमण करने के कारण और उसके अक्ष के झुके होने के कारण ऐसा पोजीशन बनता है कि 22 मार्च को सूर्य की किरणें कहाँ पे सीधी पड़ती हैं? सूर्य के सामने। सूर्य के सामने क्या रहता है? विषुवत रेखा एकदम, है ना। और जब विषुवत रेखा पे प्रकाश पड़ेगा, बीच में पड़ रहा है, विषुवत रेखा पे प्रकाश जब पड़ेगा, तो लाइट जो है ये पूरे हाफ पार्ट पर रहेगी ना। ये आधे गोले पर पूरा लाइट प्रकाश देगा, बीच में पड़ रहा है क्योंकि प्रकाश पूरे में देगा। तो ये प्रकाश इस पूरे पार्ट में। अब ये इसके पीछे दूसरा पार्ट होगा इस गोले का। तो इस पूरे पार्ट में प्रकाश है, और इस पूरे पार्ट को घूमकर पीछे जाने में और पीछे वाले को आगे आने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे, क्योंकि प्रकाश पूरे गोले पे है, मतलब आधे गोले पे है, आधा इधर आधा पीछे होगा। और ये आधा जिसपे प्रकाश है वहां पे दिन है ना। दिन है। ये देखिए अफ्रीका वाला पार्ट दिख रहा है, दिन। इसके पीछे, अफ्रीका वाले पार्ट के पीछे, अफ्रीका वाले पार्ट के पीछे इधर प्रशांत महासागर है एकदम। तो अफ्रीका वाले पार्ट में अभी दिन है ना, सूर्य के सामने है तो। और पीछे वाले पे सूर्य नहीं पहुंच रहा है, आधे, मतलब आधे गोले में। तो आधे गोले को पीछे जाने में, सूर्य के अपोजिट साइड जाने में, और पीछे वाले को आगे आने में कितना समय लगेगा? 12 घंटा। तो इसीलिए इस समय क्या होगा? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। 22 मार्च को सूर्य की किरणें कहाँ पे लंबवत है? विषुवत रेखा पर। और जिसके कारण पूरे आधे पूरे आधे गोले पर प्रकाश पहुंच रहा है, और पूरे आधे गोले को पीछे जाने में यानी रात होने में 12 घंटे का समय लगेगा, है ना। दूसरा पोजीशन देखिए, यहाँ पे ऐसे था, विषुवत रेखा पे सीधा पहुंच रहा था, घूमते घूमते इसको ऐसे रखना है, टिल्टेड ऐसे, है ना। विषुवत रेखा पे सीधा पहुंच रहा था, घूमते घूमते यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे। अब यहाँ पे पहुंचने के कारण, एक्सिस टिल्ट होने के कारण ऐसा पोजीशन बनता है। ये मान लीजिए कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, और बीच में विषुवत रेखा है। अब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे ना पड़ के कर्क रेखा के सामने पड़ रही है। क्यों ऐसा हुआ? घूर्णन, परिक्रमण और
टिल्ट होने के कारण, झुकाव होने के कारण। अगर झुकाव नहीं होता ना, सीधा रहता, तो हमेशा तो वैसा ही पोजीशन बनता। लेकिन झुकने के कारण ऐसा स्थिति बना कि ये जो सूर्य का प्रकाश सीधा कहाँ पे पड़ रहा है, कर्क रेखा पे सीधा पड़ रहा है। और जहां पे प्रकाश पड़ता है तो आधे को कवर करेगा ना, आधा को कवर किया पूरा प्रकाश। लेकिन अगर आप गोले के हिसाब से देखें तो एक्सिस कहाँ पे है, समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट। कल भी नहीं तो होगा, फिर से बताएंगे। प्रकाश यहां तक पूरा पहुंचेगा, इस आधे पार्ट तक। लेकिन अगर हम इस गोले का आधा देखें तो एक्सिस के हिसाब से आधा देखा जाता है। गोले का आधा किसके हिसाब से देखेंगे, एक्सिस के हिसाब से। तो एक्सिस यहाँ पे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में देखिए, यहाँ के बाद उत्तरी गोलार्ध है, यहीं तक होना चाहिए था उत्तरी गोलार्ध, यहीं तक, क्योंकि यहीं तक एक्सिस है। एक्सिस तक ही ना आधा होता है, आधा गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध जो है यहीं तक होना चाहिए था, लेकिन प्रकाश कहाँ तक गया है, यहाँ तक। यानी आधे से अधिक पहुंच गया उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश, आधे गोले से अधिक पहुंच गया है। आधा गोला एक्सिस तक ही आधा गोला होता है। उत्तरी गोलार्ध में देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध मतलब इक्वेटर से ऊपर, ये आधा गोला कहाँ तक था, एक्सिस तक। लेकिन एक्सिस के बाद भी प्रकाश पहुंच गया है ना, यानी आधे गोले से अधिक पहुंचा हुआ है। तो आधे आधे गोले को प्रकाश से पीछे जाने में 12 घंटा लग रहा था, तो आधे से अधिक गोले को प्रकाश से पीछे जाने में 12 से ज्यादा समय लगेगा। 12 से ज्यादा समय लगेगा ना, यानी दिन जो है, जब तक प्रकाश रहेगा तब तक दिन है, यानी दिन जो है 12 घंटे से अधिक होगा, क्योंकि इसको घूमकर पीछे जाने में 12 घंटे से अधिक का समय लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि आधा गोला से ज्यादा तक प्रकाश पहुंचा हुआ है इस टिल्टिंग होने के कारण। तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या चल रहा था, ये कौन सा दिन है, 21 जून, है ना। 21 जून को ना लंबवत होता है यहाँ पे। तो 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में क्या चल रहा था, समर, ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में क्या दिख रहा है आपको, उत्तरी गोलार्ध में दिन 12 घंटे से ज्यादा है, समझ में। धूप पे तो पूरे समर, 6 महीने तक समर है। 6 महीने तक जब तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तब तक वहां तक प्रकाश पहुंचेगा, और तब तक वहां पे ध्रुव पे दिन होगा।